इस छोटी लड़की की तस्वीर जिसे आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, मेरे बगल में यह 10 साल के उम्र में एक राक्षस थी जिसे दिसंबर 1968 में दोषी ठहराया गया था जब उसने कई हत्याओं को स्वीकार किया था। अपनी पहली हत्या के समय वह सिर्फ 10 साल की थी और अब आधुनिक इतिहास में दुनिया के सबसे कुख्यात बाल हत्यारा में से एक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक सच्ची कहानी में। आज हम बाल हत्यारा मैरीबेल के मामले के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एक बाल हत्यारा जिसने न केवल कुछ बच्चों को मार डाला बल्कि यह देखकर वह बहुत खुश होती कि उसके कार्यों ने परिवार और अधिकारियों को कैसे प्रभावित किया। मैरीबेल का जन्म 26 मई 1957 को एक 17 वर्षीय वेश्या बेट्टी बेल के यहाँ हुआ था। जब नर्स ने बच्चे को गोद में लिया तो उसकी माँ बेट्टी बेल चिल्लाई, यह चीज़ मुझसे दूर करो, मुझे यह नहीं चाहिए। वजह शायद यह रही कि बेट्टी एक वेश्या थी और मैरीबेल के जैविक पिता की पहचान अज्ञात था। बेट्टी अक्सर ग्लासगो, स्कॉटलैंड की व्यापारिक यात्राओं पर चली जाती थी। मानसिक और शारीरिक शोषण के बावजूद उसकी माँ अक्सर मैरी को प्रताड़ित करती थी। एक बार बेट्टी ने मैरी को पहली मंजिल के खिड़की से जानबूझकर गिरा दिया, शायद गुस्से में मारने का कोशिश कर रही हो, मगर मैरी को हल्का चोट आई। तब कुछ दिन के बाद मैरी को एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला को देने की कोशिश करते हुए देखा जो खुद के बच्चे पैदा करने में असमर्थ थी। ये बात जब बेट्टी के बहन को पता चला तो उसकी बहन ने फौरन इस अवैध सौदे को बंद कर दिया और मैरी को उसकी माँ के पास वापस ले आई। फिर एक बार मैरी के साथ एक अजीब तरह की दुर्घटना सामने आई। उसकी माँ मैरी को बहुत अधिक मात्रा में नींद की गोलियाँ खिलाई, लेकिन यहाँ भी मैरी ओवरडोज से बच गई। इस पर कुछ लोगों का मानना है कि दुर्घटनाएं बेट्टी द्वारा अपनी ही बेटी मैरी से छुटकारा पाने की कोशिश में हुई थी। वह उसे मार देना चाहती थी। आगे मैरी खुद कहती है कि वह बार बार यौन क्रियाओं के अधीन थी। उसकी माँ ने उसे 5 साल की उम्र से पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके बारे में उसके परिवार को कुछ नहीं पता था। हालांकि उन्हें पता था कि मैरी पहले ही इन सब को देख चुकी थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उससे यह समझा जा सकता है कि वह एक अंतर्मुखी और अशांत बच्ची थी जो अविश्वसनीय रूप से और अधिक हिंसक हो गया। अपनी पहली हत्या के हफ्तों पहले मैरीबेल बेहद अजीब व्यवहार कर रही थी। 11 मई 1968 को सुबह के समय मैरी एक 3 साल के बच्चे के साथ खेल रही थी जब वह मैरी के हमले से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था। उसके माता पिता ने सोचा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, लेकिन मैरी और वह छोटा लड़का इस बात को अलग अलग जानते थे। अगले दिन 3 माताएं पुलिस को यह बताने के लिए आगे आई कि मैरी ने उनकी छोटी युवा बेटियों का गला घोटने का प्रयास किया था। पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की, लेकिन जल्द ही उसे बच्चे समझकर छोड़ दिया गया। अफसोस की बात है, अगर इन शिकायतों को और अधिक गंभीरता से लिया गया होता तो इस युवा लड़की का भविष्य और उन बच्चों का जीवन जो जल्द ही नष्ट होने वाला था वह बहुत अलग होता। 25 मई 1968 को 4 वर्षीय मार्टिन ब्राउन का शव एक सुनसान इमारत में खोजा गया था। सबसे पहले इसे एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना माना गया क्योंकि प्रारंभिक जांच में दावा किया गया था कि कोई स्पष्ट निशान या चोट नहीं मिली थी। शरीर के बगल में एस्प्रिन की एक खाली बोतल थी, जिसके कारण पुलिस ने अनुमान लगाया कि उसने बहुत अधिक मात्रा में दवा ले लिया था। भले ही लड़के के गाल पर खून और लार सूख गई थी जो उसकी ठोड़ी तक चला गया था, मगर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कुछ गोलियां लेकर लेट गया हो और फिर कभी ना उठा हो। जिन 2 लड़कों ने शव पाया था उन्होंने पास के कुछ कामगारों को बुलाया और जल्द ही खुद को
बच्चों और वयस्कों की भीड़ से घिरा हुआ पाया। सभी उदास नज़ारे को देख रहे थे। काम करने वालों ने कहा कि उन्होंने मार्टिन को उस लड़के के रूप में पहचाना जिसके साथ उन्होंने 1 घंटे से भी कम समय पहले कुछ कुकीज साझा की थी। वे अभी यह पता नहीं लगा सके कि लड़का इमारत में कैसे पहुंचा। इस दृश्य को देख रहे 2 बच्चों ने मार्टिन के शरीर को बेहतर ढंग से देखा। वह थी मैरी बेल और नॉर्मा बेल। पुलिस से अनजान मैरी ने ही मार्टिन को घर से बहला फुसला कर उस इमारत में ले गई और फिर अपने छोटे हाथों से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर वह नॉर्मा बेल को अपनी करतूत दिखाने के लिए घर ले आई। तब मैरी दौड़कर मार्टिन की चाची के घर गई और उसके चाची को बताया कि वह जानती है कि मार्टिन कहाँ है और एक दुर्घटना के कारण वह खून से लथपथ है। बेचारी महिला अनजान में अपराध स्थल तक अपने भतीजे के हत्यारे का पीछा करती रही। इसके बाद के दिनों में उसे मैरी और नॉर्मा दोनों द्वारा प्रताड़ित किया गया। कुछ सवाल पूछकर उसे प्रताड़ित करती थी, जैसे कि परिवार कितना दुखी है और क्या उसकी माँ उसे मतलब मार्टिन को याद कर रही है। आखिरकार मार्टिन की आंटी ने दरवाज़ा खोलना बंद कर दिया। एक अवसर पर मैरी ने मार्टिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया और उसकी माँ से पूछा कि क्या वह मार्टिन को देख सकती है। भ्रमित महिला ने लड़की को बताया कि मार्टिन मर गया है, जिस पर मैरी ने उत्तर दिया, ओह मुझे पता है कि वह मर चुका है। मैं उसे उसके ताबूत में देखना चाहती हूँ। यह उस गरीब माँ के लिए बिल्कुल भयानक रहा होगा, खासकर यह जानने के बाद कि यह छोटी लड़की ही थी जिसने मार्टिन की जान ले ली। एक बार विचलित रूप से एक क्लास असाइनमेंट के लिए मैरी ने ठीक उसी स्थिति में लेटे एक लड़के की तस्वीर बनाई जिस स्थिति में मार्टिन ब्राउन पाया गया था, जिसमें एक बोतल पर टैबलेट का लेबल लगा था। उसने उसको यह कहकर पुकारा कि यह एक लड़का पड़ा है जो अभी पड़ा था और मर गया। हालांकि मैरी अकेली ऐसी बच्ची नहीं थी जो जानती थी कि मार्टिन की मृत्यु कैसे हुई। हाँ, वह इस दृश्य को चित्रित करने वाली अकेली थी। यह अजीब लगता है कि उसकी शिक्षिका को शक नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि बच्चों ने मौत के बारे में सुना है। दूसरे बच्चों पर मैरी का हमला और उसका बड़बोला रवैया जारी रहा। एक बिंदु पर उसने उस घर की ओर इशारा किया जहां मार्टिन ब्राउन का शव मिला था और पड़ोस के बच्चों को बताया कि वह स्थान था जहां उसने किसी की हत्या की थी। 26 मई 1968 को मैरी के 11वें जन्मदिन पर मैरी ने नॉर्मा के छोटे भाई पर हमला किया। वह इतनी हिंसक थी कि नॉर्मा के पिता को उसे शारीरिक रूप से घर से निकालना पड़ा। मैरी को जानने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए हिंसा का यह पैटर्न आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि उसका गुस्सा नियंत्रण से बाहर होने लगा था। मार्टिन ब्राउन के छोटे से ताबूत को दफनाए जाने के बाद मैरी फिर से सुर्खियों में रहना चाहती थी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नॉर्मा पर हमला किया। उसने अपना चेहरा खुजाया और उसके सिर पर लात मारी। लड़की को यह कहकर हमला खत्म किया कि वह एक हत्यारा है और वह फिर से मारने को तैयार है। जिन बच्चों ने हमले को देखा उन्होंने मैरी के अत्यधिक नाटकी होने के कारण उतना सीरियस नहीं लिया। उन्हें कम ही पता था कि छोटी लड़की मैरी क्या करने में सक्षम है। एक प्रदर्शन में ली गई एक तस्वीर में जिसे स्थानीय निवासियों ने सरकार से यह आग्रह करने का प्रयास किया था कि अधिक मौतों को रोकने के लिए सुनसान इमारतों को तोड़ दिया जाए, मगर मार्टिन ब्राउन की मृत्यु के समय कोई आधिकारिक आपराधिक जांच शुरू नहीं हुई थी। शरीर को देखने वाले डॉक्टर ने अधिकारियों से टिप्पणी की कि यह संभव हो सकता है कि कोई दूसरा बच्चा उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया हो। मार्टिन पर हमले के दिन दोनों दोस्तों ने एक नर्सरी में जाने का फैसला किया ताकि वे इसे बर्बाद कर सके। अगले दिन कर्मचारियों ने नर्सरी में लड़कियों के नरसंहार की खोज की। साथ ही कुछ चिलिंग नोट मिला जिन्हें पुलिस ने एक शरारत के रूप में खारिज कर दिया, जिसमें लिखा था, मैं हत्या कर सकता हूं ताकि मैं वापस आ सकूं। जबकि दूसरे नोट में लिखा था, हमने मार्टिन की हत्या की
भाड़े में जाओ कमीनों। अगर इस नोट के आधार पर अपराध की जांच गंभीरतापूर्वक की गई होती तो कम से कम एक और बच्चे की जान बच जाती। दिन था 31 जुलाई 1968। मैरी और नॉर्मा बेल ने फिर से गला घोंटकर मौत में भाग लिया। इस बार मार्टिन को जहां मारा था उसके पास एक बंजर भूमि पर एक 3 वर्षीय ब्रायन होवे नाम का लड़का को गला घोंटकर मार दिया। मैरी बेल के हाथों लड़के के मारे जाने के बाद लड़कियां बाद में फिर लौटी और उस गरीब लड़के के पेट में एन अक्षर उकेर दिया एक रेजर ब्लेड से, जिसे बाद में एम में बदल दिया गया। मैरी बेल ने होवे के कुछ बालों को काटने के लिए कैंची की एक जोड़ी का भी इस्तेमाल किया और उसके जननांग को गंभीर रूप से छत विछत कर दिया। चूंकि लड़कियां बहुत छोटी थी और उनकी गवाहियां एक दूसरे का खंडन करती रही, किसी को कभी पता नहीं चला निश्चित रूप से उस दिन हुआ क्या था। दुष्टता जो उस दिन प्रदर्शित की गई थी, दूसरे बच्चे की हत्या के बाद पुलिस को शक होने लगा कि नर्सरी में छोड़े गए पत्र मजाक नहीं थे, क्योंकि कोई स्वीकार कर रहा था मार्टिन ब्राउन की हत्या को। पुलिस ने आनन फानन में उसके बारे में जानकारी जुटाई। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने बच्चों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इलाके में जाकर उनसे हाल ही में हुई हत्या के मामले के बारे में पूछताछ की। सभी बच्चों में से 2 लड़कियां नॉर्मा और मैरी बेल अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। जब नॉर्मा से पूछताछ की गई हत्या के बारे में, वह मुस्कुराने लगी और यह व्यक्त करने से नहीं रोक सकी कि वह कितनी उत्साहित है। मैरी बेल ने भी अजीब व्यवहार किया। इसी तरह पूछताछ के दौरान मैरी ने कहा था कि उन्हें ब्रायन होवे को एक और 8 साल के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा था उस दिन उस इलाके में जहां दुर्घटना हुई थी। उसने बाद में कहा यह लड़का कैंची की एक जोड़ी ले जा रहा था। इसने पुलिस को चकित कर दिया। एक पुलिस जासूस मैरी बेल और नॉर्मा के व्यवहार को देख रहा था। उन्होंने बताया कि कैसे लड़की के चेहरे भयानक नजर आ रहे थे। वह उत्साह से अपने हाथों को रगड़ रही थी। इसके चलते पुलिस ने एक बार फिर से कड़ाई से पूछताछ की, जिसके चलते लड़की ने जो कुछ भी घटित हुआ था स्वीकार कर लिया। उसने उसे बताया कि दोनों बच्चों मार्टिन ब्राउन और ब्रायन होवे का गला घोंटने और उनके शरीर को छत विछत करने में मज़ा आया। यहाँ मैरी ने यह भी बताया कि मेरे साथ नॉर्मा बेल भी थी, जिसके परिणाम स्वरूप नॉर्मा के माता पिता ने आगे बढ़कर पुलिस को समझाया कि यह मैरी ही थी जिसने हिंसा की थी और दिखाई थी। उनकी बेटी संभवतः जिम्मेदार नहीं हो सकती है। 17 दिसंबर 1968 को नॉर्मा बेल को सभी अपराधों से बरी कर दिया गया था। हालांकि मैरी बेल को हत्या का दोषी ठहराया गया था और उसे सजा सुनाई गई थी। मनोचिकित्सकों ने कहा कि मैरी बेल में मनोरोगी के स्पष्ट लक्षण दिखाई दिए हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद जज मिस्टर जस्टिस कौशेक ने उसे खतरनाक बताया। कई लोग हैरान थे कि 11 साल की उम्र का बच्चा इतना अपराध कैसे कर सकता है। इस मामले में माता पिता की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाया गया, क्योंकि मैरी बेल का बचपन परेशानी भरा और अस्थिर था। 12 साल जेल में रहने के बाद मैरी बेल को 1980 में पैरोल पर रिहा कर दिया गया। उन्हें एक नई पहचान दी गई और तब से वह एक निजी जीवन जी रही है। हालांकि बाद के वर्षों में उसे पूर्ण क्षमा प्रदान करने और उसके पहचान को सार्वजनिक करने की मांग की गई, लेकिन वहां की सरकार ने उसकी सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा का हवाला देते हुए इसे इनकार कर दिया। 12 साल के बाद मैरी बेल को 23 वर्ष की आयु में रिहा होने के 4 साल बाद ही वह मां बन गई और 1984 में एक बेटी को जन्म दी। अभी वह एक नई पहचान के साथ ही अपनी ज़िंदगी जी रही है और कहाँ है इसका कोई पता नहीं है। तो यह थी कहानी 10 वर्षीय हत्यारा मैरी बेल की। इसके बारे में आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसी तरह की कहानी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।